हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। आज हम लोग बात करेंगे रिसर्च प्रोसेस की। अभी तक इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने रिसर्च की मीनिंग, रिसर्च के फीचर्स क्या होते हैं, रिसर्च के वेरियस टाइप्स क्या होते हैं, इस पर डिस्कशन किया। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे विच इज़ योर रिसर्च प्रोसेस, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि रिसर्च प्रोसेस क्या होता है। आइए देखते हैं इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि द टॉपिक इज रिसर्च प्रोसेस, कि रिसर्च प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इसके बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें बोली जा रही हैं। तो देखिए, लिखा है कि रिसर्च इज अ सर्च फॉर नॉलेज। रिसर्च नॉलेज के लिए की जाती है। इट हेल्प्स इन टेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजन। ताकि क्यों हम शोध करते हैं? ताकि हम प्रॉपर डिसीजन ले सकें। रिसर्च इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चंस एंड देन ट्राइंग टू फाइंड एन आंसर टू इट, कि हमें उसका आंसर पता चले, कि कोई भी सवाल है जिसको ढूंढने के लिए, उसका जवाब ढूंढने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च बेसिकली सिस्टमैटिक तरीके से होनी चाहिए, साइंटिफिकली होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होनी चाहिए। रिसर्च स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बहुत ही क्लियरली डिफाइंड हो, बहुत सही से उसको हम डिफाइन करें। एक ऐसा प्रोसेस जो कि रिसर्चर कंडक्ट कराता है, ताकि वो जिस चीज़ के लिए रिसर्च कर रहा है या करवा रहा है वो लोगों की मदद से, उसका एक कंक्लूजन सही निकल के आए, एक मीनिंगफुल नॉलेज मिले। क्योंकि रिसर्च सिर्फ कुछ जानने के लिए नहीं होती, कुछ नॉलेज लेने के लिए भी होती है। और जब आपको कुछ नया जानने को मिलता है, तभी आप रिसर्च आपकी सक्सेसफुल मानी जाती है। In developing a research process, one would like to list the sequence of a step-by-step activity. जब हम रिसर्च का प्रोसेस करते हैं तो वो सीक्वेंस में करते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यानी कि हम कहीं से भी कुछ भी उठा के शुरू कर देंगे, पहले डेटा कलेक्ट कर लिया, एनालाइज किया ही नहीं, कंक्लूजन पर निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें बोली जाती हैं वो रिसर्चर को फॉलो करनी पड़ती हैं, और तभी उसका जो कह सकते हैं रिसर्च का काम है वो वैलिड और अप्रूव्ड माना जाता है। ठीक है। However, one can broadly analyze the main step, लेकिन अगर हम कायदे से बात करें कि क्या स्टेप होते हैं, क्या सीक्वेंस होते हैं रिसर्च के, तो अब हम सीक्वेंस से बात करेंगे। सबसे पहला होता है आपका प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। समस्या क्या है? वॉट इज द रीजन वाई यू आर कंडक्टिंग अ रिसर्च? क्या समस्या है? समस्या क्या, इसीलिए तो हम रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, क्या समस्या है या क्या हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए रिसर्च की जाती है। The formulation of a problem is the first and foremost step in a research process. It is not always easy to identify and define a problem in an ever-changing business environment. ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा से हमें पता हो कि हमें किस चीज़ पर रिसर्च करनी है। तो कई बार हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट होता है, उसमें कई सारी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए भी हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। A researcher not only discovers and defines a problem area, but also a specific problem within that area concerning his interest in business. यानी कि रिसर्चर जो होता है वो सिर्फ डिस्कवर नहीं करता है, बल्कि ये देखता है कि क्या क्या समस्याएं हैं या क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। यानी कि फ्यूचर की भी समस्याओं को वो पहले से एनालाइज कर लेता है रिसर्चर, और उस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना वो शुरू कर देता है। द प्रॉब्लम शुड बी क्लियरली एंड प्रिसाइसली स्टेटेड। जो समस्या होगी वो क्या है, वो बहुत ही क्लियर शब्दों में हो, तभी तो हम उस पर शोध कर पाएंगे। अगर हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता तो हम उसमें शोध कैसे कर पाएंगे? तो प्रॉब्लम का वो होना बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी समस्या क्या है। उसके बाद द प्रॉब्लम इन विच अ बिजनेस में सम टाइम बी ऑब्वियस एंड वन कैन पिन पॉइंट देम, यानी कि जो समस्या है वो पता चले, और तभी हम उन समस्याओं के अकॉर्डिंग उसके क्या परिणाम या क्या समाधान या क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उस पर काम करेंगे। Many a problem is not so apparent and needs exploration. कई बार समस्याओं पे तुरंत समाधान नहीं निकाला जा सकता, तो उसके लिए हम समस्याओं के समाधान की स्टडी करते हैं, और उस समस्या के समाधान की स्टडी करते हुए हम चीज़ों को समझते हैं और पढ़ते हैं, ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो और पता चले कि चीज़ क्या कैसे कैसे हो रही है। ठीक है। तो उसके लिए सोल्यूशन जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर समय ले रहा है तो ठीक है, लेट्स टेक टाइम, और उसके बाद हम उस चीज़ को आगे पढ़ेंगे।
उसके बाद है thus first of all one has to identify a problem specifically and thoroughly, and then it has to be expressed in scientific terms so that statistical analysis can be performed on that problem. कैसी समस्या है, समस्या किस नेचर की है, उसके मद्देनजर उसको ध्यान में रखते हुए फिर हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। क्या उस प्रॉब्लम में बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाने की ज़रूरत है प्रूफ करने के लिए, बहुत कैलकुलेशन की ज़रूरत है, या नॉर्मली काम चल सकता है? तो ये डिपेंड करता है कि आपकी समस्या क्या है। तो पहला स्टेप रिसर्च का ये होता है हमेशा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट योर प्रॉब्लम इज एग्जैक्ट अबाउट। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सेकंड है आपका कि सेकंड आपका है नेक्स्ट कि लिटरेचर सर्वे करना। लिटरेचर सर्वे का मतलब होता है आप इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो लिटरेचर सर्वे को लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं। कहाँ से या कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन रिसर्चर ले सकता है, ये होता है आपका लिटरेचर सर्वे। यहाँ पे लिटरेचर का मतलब इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर से बिल्कुल नहीं है। लिटरेचर सर्वे का मतलब आप ओवरऑल स्टडी कैसे करते हैं, आप कौन से चीज़ों से इंफॉर्मेशन लेते हैं, आप थ्योरीज पढ़ रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, आप लॉस पढ़ रहे हैं, आप कोई बुक को रेफर कर रहे हैं, आप रिसर्च पेपर्स को रेफर कर रहे हैं, आप जर्नल्स को रेफर कर रहे हैं, आप ऑनलाइन विजिट कर रहे हैं, आप ऑफलाइन के सोर्सेस लिख रहे हैं, किन के द्वारा, किन की लिखी हुई चीज़ों से, किन से हमने क्या इंफॉर्मेशन ली, बेसिकली यही आपका लिटरेचर सर्वे होता है। थी आपकी रिसर्च की शुरुआत से लेके आपके रिसर्च की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आप लिटरेचर रिव्यू में या लिटरेचर सर्वे में लिखते हैं। देखिए लिखा भी है इसमें, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स, बुक्स, मोनोग्राफ्स पब्लिश होती है पर्टिकुलर टॉपिक पे, और हम उसी के बेस पे स्टडी करके इंफॉर्मेशन लेके हम चीज़ों को यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में। यहाँ पे लास्ट सेकेंड लास्ट में लिखा भी है, सम ऑफ द पॉपुलर सर्च इंजन लाइक गूगल, याहू, रेडिफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली याहू रेडिफ तो अब इतना नहीं यूज करते बट स्टिल गूगल इज लीडिंग। और इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी, यानी कि जब से ई साइट यानी कि इंटरनेट के ग्रोथ हुई है भारत में, आज से 20-25 साल पहले इंटरनेट की इतना अच्छी कह सकते हैं लेवल नहीं था, लेकिन पिछले 25-30 सालों में स्पेशली आफ्टर 90s के बाद अगर हम बात करें तो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के बढ़ने की वजह से लिटरेचर रिव्यू और लिटरेचर सर्वे का दायरा भी पहले से काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि ये सारी जगह जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। फाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइपोथेसिस हम कैसे डेवलप करते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें उसको ऐसे समझना पड़ेगा कि हम हाइपोथेसिस को कैसे डेवलप करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक हाइपोथेसिस क्या होती है, तो कई बच्चों को इसका भी मतलब नहीं पता होगा। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशंस। ये मैंने कई बार बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ, यानी कि हम वो पॉइंट जिसको अज्यूम करते हैं या जिसके बेसिस पर हम थ्योरी, कॉन्सेप्ट या इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। जैसे जब हम कोई लॉ भी पढ़ते हैं तो हम कुछ अजम्पशंस पढ़ते हैं, इन द सेम वे हाइपोथेसिस होती है वो पॉइंट्स जिसके बेसिस पर आप अपनी रिसर्च को बेस मान के अज्यूम करके आगे बढ़ते हैं। तो हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव अजम्पशन इन अ रिसर्च प्रॉब्लम, एक अंदाजन, एक अजम्पशन के बेसिस पे जिसको हम टेस्ट भी करते हैं कि ये जो हमने अजम्पशन लिया है कि सही है या गलत है। When formulating a hypothesis, a researcher does not know उसकी hypothesis सही होगी, एक्सेप्ट हुई तो ये, रिजेक्ट हो गई तो ये। ठीक है, a hypothesis is constructed and tested, if it is rejected another one is formulated। अगर सही तो अच्छा, रिजेक्ट हो तो हम फिर से बना लेंगे। ठीक है ना, and it is incorporated in the scientific body of knowledge. One should arrive at a clear and specific working hypothesis for which research methods already exist. Therefore, a good hypothesis states a research problem in concise and precise terms so that the researcher is focused on the problem at the hand.
हम हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं। अभी हाइपोथेसिस पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी जब आपको सेकंड यूनिट में पढ़ाऊंगा तो उसमें हाइपोथेसिस को हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। बस ऐसा समझ लो कि आपकी जो रिसर्च की एक्टिविटी होती है उसको शुरू करने के लिए, उसको अंजाम देने के लिए हम कुछ पॉइंट्स अज्यूम कर लेते हैं। और जब हम पॉइंट्स को अज्यूम कर लेते हैं तो हम, अगर हमारा अजम्पशन लास्ट में टेस्ट होगा, टेस्ट में ये पाया गया अगर वो सही है तो बढ़िया, और अगर गलत है तो रिजेक्ट होकर फिर से हम उसको न्यू हाइपोथेसिस फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, और अगर वो प्रूफ हो गई तो बात खत्म, हमारी हाइपोथेसिस सही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिसर्च डिजाइन। डिजाइन का मतलब यहाँ कला से नहीं है, या डिजाइन का मतलब उस डिजाइनिंग से नहीं कि जो डिजाइन बनाना है। डिजाइनिंग का मतलब यहाँ पे वेल डिफाइंड प्लान से इंपॉर्टेंट शब्द है। आप अपनी रिसर्च किस तरह करेंगे, द वर्ड इज किस तरह करेंगे, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं योर रिसर्च डिजाइन। एक प्लान बनाना कि किस तरह हम रिसर्च करेंगे, किस सीक्वेंस में करेंगे। ब्लूप्रिंट, यहाँ देखो वर्ड लिखा है ना सेकंड, ब्लूप्रिंट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि हमारा तरीका क्या होगा रिसर्च करने का। ठीक है, बड़े बिजनेस में हम लोग ये सब चीज़ें ध्यान रखते हैं कि रिसर्च स्टडी कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। बिजनेस जितना, या हमारा टॉपिक जितना बड़ा होगा, लार्ज होगा, हमारा रिसर्च डिज़ाइन भी उतना ही लार्ज होगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूँ मैं पूरे लखनऊ की स्टडी कर रहा हूँ, या फिर मेरे को यूपी, तो और बड़ा हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा मैं नॉर्थ की स्टडी कर रहा हूँ तो और बड़ा हो जाएगा। और देखो धीमे धीमे मेरा एरिया ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्राफ। क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक बढ़ता जा रहा है। अब टॉपिक बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है रिसर्च डिजाइन भी बढ़ेगा। ठीक है, अ गुड रिसर्च डिजाइन ऐसा होता है जिसमें हम कम से कम समय, पैसा और इंसानों के यूज से अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। इसीलिए एक अच्छे रिसर्च डिजाइन को अपने आप को एक बहुत ही सीमित तरीके से यूज करना चाहिए। यानी कि उसमें क्यों हम रिसर्च डिजाइन किस चीज़ के लिए बना रहे हैं वो क्लियर हो। रिसर्च डिजाइन की जो भी इंफॉर्मेशन हो वो भरोसेमंद हो, सही भी हो, और एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट या एक बेसिक फिनोमेना के बेसिस पे वो चले। यही बात होती है कि रिसर्च डिजाइन की, कि हम पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि क्या किस तरह होगा, कितने लोग होंगे, कितना पैसा लगेगा, कितना समय होगा, क्या एरियाज होंगे, और हर उस चीज़ को इंक्लूड करते हैं अपने प्लान में, जो कि हमारे रिसर्च को पूरा करने में मदद करता है। सिंपल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइन। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन। ये आपका रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज योर चॉइस ऑफ सैंपल डिजाइन। या भाई रिसर्च डिजाइन हो गया तो हमारा नेक्स्ट होगा कि हम सैंपल कैसा लें। सैंपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यानी कि अब हम हर इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते, तो कई बार हमें उसके लिए सैंपल्स की ज़रूरत पड़ती है। सैंपल्स की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सैंपल वो चीज़ होती है जिसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि इंटायर पॉपुलेशन कैसे होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे रिसर्च के लिए हमें 1000 लोग चाहिए, जिसमें 500 मेल हों और 500 फीमेल हों फॉर एग्जांपल। और ये जितने भी मेल्स और फीमेल हों ये एटलीस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक, तो अब क्या हम एक्चुअली 500 लेंगे? नहीं, हम 500 मेल जो कि ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन को और स्पेसिफिक कर देते हैं कॉमर्स से। यानी कि बी कॉम या बी कॉम ऑनर्स या बी वॉक किया उन्होंने बेसिकली। अब ये जो है 500, इनमें से हम किसी भी 50 को ले लें। इस 500 में से हमने 50 को लिया, तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका सैंपल। क्योंकि ये जो हमने 50 लोग सेलेक्ट किए होंगे, ये कहीं ना कहीं इन 500 बी कॉम या कॉमर्स ग्रेजुएट्स को शो कर रहे हैं मेल। फीमेल में भी हमें 500 ग्रेजुएट्स से लेना है, तो हमने 50 का सैंपल फीमेल में से ले लिया। और ये सैंपल ये दिखाएगा, क्या दिखाएगा, कि ये आपके 500 को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमारा चॉइस होता है सैंपल डिज़ाइन का, कि हम किस तरह से सैंपल लेते हैं अपने रिसर्च के लिए। और रिसर्चर पर ये होता है वो डिसाइड करे कि क्या है,
किस तरह से वो अपनी रिसर्च को कंडक्ट कराना चाहता है। ठीक है, अब देखो इसमें आगे लिखा हुआ है, in any investigation the group of all items objects or individuals under study is called population या universe। जो पॉपुलेशन और यूनिवर्स की बात कही है वो ये है, दिस इज योर पॉपुलेशन और यूनिवर्स। 1000 लोग की जो तुम स्टडी कर रहे हो, जो भी मैंने एग्जांपल दिया उसके अकॉर्डिंग तो यही पॉपुलेशन यूनिवर्स है। उसके बाद इसमें हम पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है ना, और फिर उसके बेसिस पे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है हम सैंपल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सैंपल क्या हो गया, यहाँ पे ये 50 जेंट्स और 50 फीमेल ही आप पे क्या हो गए, सैंपल हो गए। ठीक है, देन सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूटिलाइज्ड टू अप्रोक्सीमेटली डिटरमाइन और एस्टिमेट द पॉपुलेशन। अब मैंने ये सैंपल 50 क्यों दिए, क्योंकि मुझे पता ही है 500 ग्रेजुएट्स मेल दिखाएगा, और इससे लिए क्योंकि ये 500 फीमेल ग्रेजुएट्स को दिखाएगा। ठीक है, this will be surely some error in such an approximation and is inherent and unavoidable in any and every sampling scheme। और ये इस तरह से होगा कि हम ना के बराबर एरर हमें मिले, लेकिन सैंपल को कलेक्ट करते समय हमें ध्यान रखना है कि कितना समय, पैसा, एक्यूरेसी और एफर्ट्स है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें सैंपल लेना है। यानी कोई भी उठा लिया जो रिप्रेजेंट कर भी रहा है, नहीं कर रहा पॉपुलेशन को, नहीं, सैंपल ऐसा ही होना चाहिए जो कि पॉपुलेशन को आपके रिप्रेजेंट करे। यानी ये जो हमने 50-50 सैंपल मेल और फीमेल से लिए हैं, ये एक्चुअली 500 मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, तभी वो सैंपल सही माना जाएगा। Drawing a sample of some predetermined size from an entire population is not a child play। तो देखो कितना आसान लग रहा है ना, 500 में कोई 50 उठा लिए, नहीं, ये जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। इसके लिए आपको अच्छी नॉलेज और अच्छी स्टडी होनी चाहिए, तभी आप पूरी पॉपुलेशन या जिसको यूनिवर्स भी कहते हैं इससे अच्छे से सैंपल ले पाएंगे। इसलिए वर्ड यूज किया है, इज नॉट अ चाइल्ड प्ले। ये बच्चों का खेल नहीं है कि मनाया कोई भी उठा लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, दिस हैव टू बी अ सिस्टमैटिक प्लान टू चूज द सैंपल आइटम। ये सैंपल जो हम लेते हैं, जो रिसर्चर लेता है, इसको भी सैंपल कलेक्ट करने का या सैंपल आइडेंटिफाई करने का कि ये हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए भी प्लान बनता है। ठीक है ना, टेक्निक होती है। रिसर्चर ने सजेस्ट किए कई टाइप के सैंपल डिजाइन, कि कई टाइप की सैम्पलिंग्स होती हैं, उसके बेसिस पे कि आपकी रिसर्च की सिचुएशन, यानी कि आपकी रिसर्च किस टाइप की है, उसके अनुसार आप बहुत सारे सैंपल्स के टाइप बताए हैं, और जो सैंपल का टाइप आपको ठीक लगे आप उसको सेलेक्ट कर लें और अपने रिसर्च में यूज कर लें। तो वन रिसर्च सिचुएशन में बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर। बिल्कुल, एक आदमी टैक्स पे रिसर्च कर रहा है, एक आदमी कोविड-19 पे रिसर्च कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोई जीएसटी पे रिसर्च कर रहा है और कोविड-19 पे, तो ये एकदम अलग है, ये एकदम अलग है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है वन रिसर्च सिचुएशन में बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर, देयरफॉर सिंपल रैंडम सैंपल थ्रू मोस्ट पॉपुलर मे नॉट बी सेटेड इन ईच केस। यानी कि एक सैंपल होता है, उसको हम सिंपल रैंडम सैंपल कहते हैं, यानी कि सिंपली जो ठीक लगा बिना किसी पक्षपात के उसको उठा लिया, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। कई टाइप्स की सैम्पलिंग होती है, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग सैंपल की हमें ज़रूरत पड़ती है, हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्लास में रिसर्च प्रोसेस काफ़ी हद तक अपना कंप्लीट किया है, लेकिन अभी यहाँ पे आपका रिसर्च प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। आज हमने रिसर्च प्रोसेस में स्टार्ट किया था कि प्रॉब्लम क्या होती है, उसे आइडेंटिफाई करना, फिर लिटरेचर रिव्यू की कहाँ कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और हम कलेक्ट करते हैं, और उसमें इंटरनेट का हमने जिक्र किया। फिर हाइपोथेसिस डेवलप करना कि अजम्पशंस के बेसिस पे प्रूफ किए जाते हैं कि जो हम अजम्पशन लेते हैं उसके बेसिस पे थ्योरी कितनी सही है कि नहीं, सही है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर से हम हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं। फिर रिसर्च डिज़ाइन हमने पढ़ा कि हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि हमें अपने रिसर्च के काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और लास्ट सैंपल कैसा होना चाहिए, किस तरह से सैंपल निकालते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ये सैंपल के टाइप्स क्या होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आता है। तो आई होप सबको यहाँ तक सब पढ़ेंगे समझेंगे। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, बी सेफ, टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।